हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। यूजीसी नेट पेपर 2 का ये यूनिट है और 7 जनवरी को आपका एग्जाम, आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इसमें हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं और इन्वायरमेंट में मेन जो चीज़ इसमें आती है हमारी पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड कौन देता है? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो पब्लिक गुड के दो फीचर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए वो क्या है। फर्स्ट है नॉन राइवल एंड सेकंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी को यूज करने से उस गुड को नहीं रोक सकते हो। यानी वो गुड आप भी यूज कर सकते हो और कोई और भी यूज कर सकता है। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आप ये गुड यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक पार्क है, तो एक पर्सन अगर यूज कर रहे हैं तो आप दूसरे को मना नहीं कर सकते। सेकंड है नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसकी कंजम्पशन कहीं ना कहीं कम नहीं हो जाती दूसरे पर्सन के लिए उसको यूज़ करने के लिए। आप पब्लिक पार्क ही मान लेके चलो साथ में, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे पर्सन के लिए कम नहीं हो रही है। जब वो उसको झूलेगा या उसको यूज़ करेगा तो वो उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है नॉन राइवल, कि एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर क्या होता है? Occurs when the private market fails to allocate resources efficiently, leading to environmental degradation। ये याद रखना कि मार्केट फेलियर कब होता है, जब जो हमारी प्राइवेट मार्केट होती है वो जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाती है, या फिर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाती है। एंड देन उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है, डिग्रेड होता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर, कि जब एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से रीज़न क्या होता है, एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट होती है। तो 2 तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे होती है कि अब सपोज़ एक इंडस्ट्री है, वो कुछ भी सामान बना रहा है और पॉल्यूशन कर रहा है। तो पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है। तो एनवायरनमेंट हार्म होने से क्या हो रहा है कि नेगेटिव जो है एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट कर रहा है। एंड वही पॉजिटिव की बात करें, अगर नेबर है, वो अपने आस-पास एक गार्डन बनाता है बहुत अच्छा, वहाँ फ्लावर्स वगैरह लगाता है, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, क्योंकि फ्रेश एयर आएगी तो वहाँ के आस-पास के भी लोगों को आएगी ना, हम रोक तो नहीं सकते उस चीज़ को। तो ये होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नेगेटिव में हम क्या होता है ये याद रखना, जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में। ये हाइलाइट कर देती हूँ। एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या होएगा, नेगेटिव में बोल रही हूँ कि सोशल कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है देन प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना हमें वहाँ पर। और पॉजिटिव में इसका रिवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। सबसे पहले ये पता लीजिए किसने दी दी है, गैरेट हार्डी ने, कि जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं एक्टिंग इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट डिप्लीट अ शेयर्ड रिसोर्स लाइक कॉमन ट्रेस्टर और द ओशियन। ना ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या होती है, जैसे अब एक फिश लेक है हमारे पास, उसमें फिश है। अब उसको कोई भी जो है करता है, उसमें फिशिंग करता है। अब जो भी उसको यूज कर रहा है, दूसरे बंदे के लिए वो फिश कम हो रही होती है क्वांटिटी में, और हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो पब्लिक है। तो यही चीज होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में, कि हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग कर सके, दूसरे को नहीं देखते। तो यही होती है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी राइट एंड कोस्ट थ्योरम। रोनाल्ड कोस्ट ने बताया था कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, हमारे वेल डिफाइंड होते हैं, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो जीरो के बराबर होती है। कि जो प्राइवेट पार्टीज है वो बार्गेन के थ्रू करके ही जो है एफिशिएंट आउटकम पे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं वो उनको पता होता है किसके क्या राइट है। तो प्राइवेट पार्टीज आपस में क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं और एक एफिशिएंट पोजीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड। अब इन्वायरमेंट के जो भी गुड्स हैं तो कैसे हम जो है वैल्यू करें, क्योंकि इनके डायरेक्ट मार्केट प्राइस नहीं होते हैं। तो किन किन तरीके के थ्रू हम जो उनको इवेलुएट कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हेडोनिक प्राइसिंग। ये किसका टाइप है, रिवील्ड रेफरेंस का। अब इसमें क्या होता है कि जो एस्टिमेट करते हैं हम जो भी गुड है हमारे पास उसके नियर बाय एरिया से, लाइक हाउस प्राइसेस नियर पार्क वर्सेस फैक्ट्री। ये अगर एक हाउस जो है वो पार्क के पास में होगा तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे रेदर देन अगर वो फैक्ट्री के पास पे है। फिर फैक्ट्री के पास क्या होगा, पोल्यूशन हो सकता है, या वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री होंगी तो जो भी उसको नीड की जो जरूरत होगी वो सारी दूर होंगी वहाँ से।
तो वो क्या होता है कि उसके रिलेटेड मार्केट से, कि उसके आसपास कितनी अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, उससे अगर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ हेडोनिक प्राइसिंग। सेकंड है ट्रैवल कॉस्ट मेथड। ये भी जो है रिवील प्रेफरेंस का ही टाइप है। इसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन है वो कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी कॉस्ट लगा रहा है उस जगह पे ट्रैवल करने के लिए। एक नेशनल पार्क है, कि नेशनल पार्क में वो कितनी बार आ रहा है, कितने कॉस्ट लगा रहा है, दैट इज ट्रैवल कॉस्ट मेथड। थर्ड है कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन। ये स्टेटेड प्रेफरेंस का है कि हम क्या करते हैं सर्वेस के थ्रू, यानी सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप इस जगह के लिए कितने विलिंग टू पे हैं, कि आप कितने पैसे देना चाहेंगे या कितने एक्सेप्ट करेंगे लोगों से। तो दैट इज कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन। एंड लास्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट बेस पे आता है कि अगर इकोसिस्टम की जाए कुछ और होता है उस कॉस्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो लाइक एक लेक है, उसको अगर रिप्लेस करने की जाए वहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर दे तो क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब है हमारा नेक्स्ट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो मेथड है हमारे पास, कमांड एंड कंट्रोल और मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। कमांड एंड कंट्रोल में क्या होता है, डायरेक्ट रेगुलेशन होते हैं कि गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है इंडस्ट्रीज के ऊपर कि आप इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पेग्यूवियन टैक्सेस आते हैं, ट्रेडेबल परमिट्स और सब्सिडीज। पेग्यूवियन टैक्सेस क्या होते हैं कि अ टैक्स ऑन एवरी यूनिट ऑफ पॉल्यूशन इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, कि जो भी टैक्स लगा रहे हो किसके इक्वल है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के, यानी जितना वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा उससे जितने भी हमें नुकसान हो रहा है वो उसको उतना टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट है ट्रेडेबल परमिट, कैप्स एंड ट्रेड। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कैप लगा देती है कि अब 10,000 यूनिट से ज़्यादा, सपोज एक फर्म है वो 10,000 यूनिट से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगी। अगर क्या होता है कि बिटवीन द इंडस्ट्रीज, ये एक इंडस्ट्री का सपोज 10,000 यूनिट्स नहीं हुआ है पोल्यूशन, तो जो बाकी बची हुई की जो लिमिट होती है, यानी सपोज उसको 5,000 हुआ है, तो 5,000 को दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर देती है कि आप इतना कर सकते हो, एक्स्ट्रा है। तो ये चीज़ होती है कैप एंड ट्रेड, कि आप बाय और सेल कर सकते हो परमिट्स को। नेक्स्ट है सब्सिडीज। ये गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है अगर आप क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब है कुछ थ्योरीज और मॉडल। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल कूजनेट कर्व। तो इन्वायरमेंटल कूजनेट कर्व का मैं बताती हूँ आपको डायग्राम, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। इसमें क्या बताते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रिलेशन है, कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, कि जैसे जैसे हमारी फर्स्ट स्टेज में ग्रोथ हो रही है वैसे ही इन्वायरमेंट भी हार्म हो रहा है। बट एट द पॉइंट के बाद क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट के बाद ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड कम होता है, क्योंकि अब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है जिससे कि पोल्यूशन उतना नहीं हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल कूजनेट कर्व। नेक्स्ट है आयर्स फिनिश मॉडल। ये मेटेरियल बैलेंस मॉडल है कि किस पे बेस है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। इट व्यूज द इकोनॉमी एंड environment on a single system where matter is neither created nor destroyed and only transformed into waste। ये क्या बोलते हैं कि जो भी मैटर है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अगर साइंस में आपने पढ़ा हो तो ये कि वो सिर्फ वेस्ट में जनरेट होता है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बस आपको इसमें मेन ये याद रखना है किसने लिया है और किससे रिलेटेड है। एंड लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पता होगा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट जो आई थी हमारी 1987 की, उसमें आया था सस्टेनेबल वर्क, जो बताता है हमें कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कि हमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करना है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज उतने होने चाहिए ताकि वो अच्छे से सस्टेन कर पाए, रह सकते हैं। तो अगर हम भी ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे और एक्सेस में कर लेंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबली मतलब अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो किससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट है रामसर कन्वेंशन 1971 की है, किससे रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स है। एंड देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 नेक्स्ट ईयर की है, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बेस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ईयर स्पेसिफिक याद होना चाहिए। और किससे रिलेटेड, मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे रिलेटेड है, फेज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, सीएफसी को मतलब हटाने से रिलेटेड। रियो अर्थ समिट कब है हुई, 1992 में, जो एजेंडा 21 था उसको प्रोड्यूस किया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैस को लेकर है। और पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग को रिलेटेड है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। थोड़ी सी चीज़ें बताई, इतनी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, बट जो भी इसमें लिखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है। थैंक यू। और जैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।